ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता ही था, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। हम 10वां चैप्टर, जिसका नाम है व्रत या सर्कल, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अब आपको ये ध्यान रखना है, आज की क्लास शायद इस चैप्टर की लास्ट होगी, मतलब आज की क्लास में शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं उनको वापस से आपको रिवाइज करा सकूं। आज की क्लास में पहले तो हम कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? व्रत के अलग अलग भागों की बात की, जिसमें व्रत का अभ्यंतर मतलब अंदर वाला भाग और बहिर्भाग, जिसको हम इंग्लिश में इंटीरियर और एक्सटीरियर कहते हैं, इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने क्या देखा था कि व्रत की परिधि या परिमाप क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले व्रत के लिए पढ़ा था, उसके बाद हमने अर्धव्रत के लिए पढ़ा था कि अर्धव्रत की परिधि क्या होती है। ठीक है, इन सब के बारे में हम सीख चुके थे। तो चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं पिछली क्लास पर बेस्ड। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके देना है। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा। क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन क्या है कि यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। कॉपी और पेन का यूज कीजिए, ये ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, बिना कॉपी पेन के सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी पेन यूज कीजिए। फॉर्मूला सभी को पता ही होगा परिमाप का क्या है, और आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वैसे तो काफी आसान है, बस परिमाप का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर पता है तो ये क्वेश्चन काफी आसान लगेगा। थोड़ी देर वेट करते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, एक बच्चे का तो आंसर आया है, मतलब आंसर आना तो स्टार्ट हो गया है। देखते हैं कि सही है या नहीं, वो देखने पे पता चलेगा। थोड़ी देर वेट करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे आंसर दे चुके हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिला जुला आंसर आ रहा है। क्या हुआ, टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन? कमेंट पे लिख के बताओगे आप। कठिन है क्या ये क्वेश्चन? कठिन है क्या, क्योंकि काफी टाइम लग रहा है आपको सॉल्व करने में। अभी तक काफी कम बच्चे आंसर कर पाए हैं। अच्छा, 30 सेकेंड्स और रुकते हैं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। 30 सेकेंड्स और वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 30 सेकेंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 30 सेकेंड्स है आपके पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। इतना टफ है कि क्वेश्चन? अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, अब कर लो, सॉल्व कर लो। इतना टाइम तो दे रहा हूं मैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा।
अभी भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आप आंसर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, अभी काफी टाइम हो चुका है तो लास्ट 20 सेकंड वेट करते हैं। एक बच्चे ने बोला था कि अभी उन्होंने ज्वाइन किया तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दे दिया, 20 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर करो। अब लास्ट 20 सेकंड्स, इसके बाद नहीं रुकेंगे, इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। 20 सेकंड्स, 15 सेकंड्स है, 15 सेकंड्स और बचे हैं आपके पास। बहुत बढ़िया, 15 सेकंड्स और वेट करना है। 10 सेकंड्स और है आपके पास, ओनली 10 सेकंड्स और है। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। ठीक है, अच्छा इसको डिस्कस करने से पहले ना आप पहले ये बताइए किस किस को ये आसान लगा। वो वाई लिखेगा जिसको ये आसान लगा, जिसको टफ लगा वो एन लिखेगा, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को आसान लगा है, कितने को टफ। कमेंट में जिसको ये टफ लगा है वो एन लिखेगा, जिसको आसान लगा है वो वाई लिखेगा। 4 ही बच्चों ने आंसर किया है कमेंट में भी अभी। टफ है, ओके। थोड़ा टफ है, ओके। हाँ, अच्छा इससे ना बस मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस टफ लगते हैं, ताकि हम उसी टाइप के क्वेश्चंस को और अच्छी तरह से डिस्कस कर सकें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ज्यादातर बच्चों ने बोला है, आपने एक अच्छा 11.5 बोल रहे हो। अच्छा, इस आपको इसलिए टफ लगा क्योंकि आपने पिछली क्लास नहीं ली थी, चलो कोई बात नहीं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए जब आपको टफ लगा है तो जो भी क्वेश्चन टफ होगा वो हम साथ में मिलके सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहे। अच्छा हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वृत्त का परिमाप, यानी कि हमें पेरीमीटर दे रखा है सर्कल का, और वो कितना है 44। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कि जो परिमाप हमें दे रखा है वो है 44 सेंटीमीटर। वो क्या है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या पूछिए, चलिए देखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या होगी। अब परिमाप क्वेश्चन के हिसाब से तो है 44 सेंटीमीटर। क्या हमें पता है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है? कोई बता सकता है अनम्यूट करके? कोई भी लिख के भी बता सकते हैं अनम्यूट करके, वृत्त का परिमाप क्या होता है? फॉर्मूला होता है कोई, ऐसा कुछ है? वृत्त के परिमाप का कोई फॉर्मूला होता है क्या? कोई सूत्र होता है? कोई बता सकता है? पिछली क्लास में बताया था, जल्दी से बताइए। पिछली क्लास में बताया था, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये आपको पता है, बहुत बढ़िया, ये आपको पता है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये पता है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ये होता है फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 44। इसका मतलब क्या है कि मैं इस परिमाप की जगह फॉर्मूला लिख सकता हूं 2 पाई आर, और ये कितना है 44 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो आर है वो क्या है, रेडियस है सर्कल की, वो क्या है, त्रिज्या है सर्कल की। अगर आपने ये यहां से इतना लिख लिया होगा तो फिर आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। कैसे? अच्छा अब मुझे क्या करना है, यहां पाई की वैल्यू रखनी है, पाई का मान रखना है। अब मैं क्या रखूं? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पाई का मान हम 22/7 भी लिखते हैं, और या फिर 3.14 भी लिखते हैं। अब ये हम कैसे लिखें, इसका मैंने पिछली क्लास में आपको एक आइडिया दिया था, एक हिंट दी थी कि आप देख लीजिए, जैसे ये इधर की साइड क्या है 44 44, और ये 22 से कट सकता है। हालांकि आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपका आंसर गलत आएगा, आपका आंसर सही आएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में कौन सा वैल्यू यूज करें हम, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहां देखा कि यार ये तो 44 है और ये 22 से आसानी से कैंसिल हो सकता है, तो मैं 22/7 रख के देख लेता हूं। चलिए रख के देख लेते हैं। 2 गुणा 22/7
गुणा आर। अब आर तो हमें पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वही तो हमें निकालना है आर। तो मैं आर को एज इट इज लिख देता हूं, ये आ गया 44। अब पहले ये बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं, यस और नो? सभी यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। सभी के समझ में आया है? अच्छा, दो ही बच्चे ने बोला है अभी तक। सभी बच्चे बोलेंगे यहां तक समझ में आया कि नहीं। बहुत ही आसान था यहां तक तो, कि हमें परिमाप पता है 2 पाई आर होता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि वह 44 सेंटीमीटर है, तो हमने कुछ नहीं किया, बस 2 पाई आर को 44 के बराबर लिख दिया है। अब वहां से हमने पाई की वैल्यू लिख दी 22/7। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए मुझे क्या दिख रहा है, सीधा सीधा, हो सकता है आप इसको दूसरी तरह से सॉल्व करें, हम ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। मुझे सीधा सीधा ये दिख रहा है कि 22 से ये कटा 2 बार, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। ये तो यहां से मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब आप में से काफी को लगेगा कि सर ये बहुत ही शॉर्टकट हो गया है, और इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, मैं और अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसको मैं कैसे लिखता हूं, 2 गुणा 22 गुणा आर/7 बराबर 44। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि यस और नो, ये बताइए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, यस और नो। ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ, मैंने बस कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया है, अंश को अलग लिख लिया है और हर को अलग लिख लिया है। न्यूमरेटर को अलग लिख दिया है, और डिनोमिनेटर को अलग लिख दिया है। अब उससे फायदा क्या होगा? अब उससे ना इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ साइड वाली चीज को। उसको सॉल्व करना आसान क्यों हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ। हमें किसकी, आर की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये जो गुणा हो रहा है आर के साथ, वो इधर जाके भाग में आ जाएगा, और जो भाग हो रहा है वो उधर जाके गुणा हो जाएगा। इसका मतलब क्या मैं आर बराबर ये लिख सकता हूं कि 44 गुणा 7/2 गुणा 22, ये लिख सकता हूं क्या? सभी बच्चे बताएंगे ये मैं लिख सकता हूं क्या? यस और नो? आप देखियो, जब आप यस बोलोगे मैं तभी आगे बढ़ूंगा। अगर आप एक भी बच्चे ने नो बोला, मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे लिख सकता हूं ना? अगर ऐसे लिख सकता हूं तो फिर तो आंसर आ गया मेरा। कैसे? ये अगर मैं देखूं 44, तो 44 तो 22 से कट ही जाएगा ना 2 बार, और ये इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा क्या? केवल 7 ही तो बचा है। यहाँ ऊपर अंश में 7 बचा है, न्यूमरेटर में 7 बचा है, तो आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। आर क्या हो गया है? 7 सेंटीमीटर। अगर ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ये मुझे आसान लगे, टफ लगा, नहीं। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बस मैंने वो ध्यान से देखा, तो मुझे पता चला कि क्वेश्चन में तो परिमाप दे रखा है कि परिमाप 44 सेंटीमीटर है। और मैं किसका, वृत्त का, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वृत्त का परिमाप दे रखा है ना 44 सेंटीमीटर। और मैं ये जानता हूं कि जो वृत्त होता है या जो सर्कल होता है उसका पेरीमीटर या परिमाप होता है 2 पाई आर। तो मैंने क्या किया, बस 2 पाई आर को 44 के बराबर रख दिया है। अब उसके बाद तो बस नॉर्मल आपको सॉल्व करना है। अगर आपने वो सॉल्व कर लिया होगा तो आपका आंसर एकदम सही आ गया होगा। अब सॉल्व करने में गलती कहां करते हैं वो मैं, जैसे आप इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हो ना, इस साइड को इस साइड को कैंसिल करने की कोशिश करते हो तो गलत हो जाता है। तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए आप पहले इस तरह से लिख लो कि जो न्यूमरेटर में है उसको अलग से लिख लो, और फिर पूरे के नीचे लाइन खींच दो, मतलब अपॉन वाला साइन पूरे के नीचे लगाओ, और जो डिनोमिनेटर में या जो हर में है उसको अलग से लिख लो। इधर तो 44 था ही। अब हमें ये पता होता है कि जो भी चीज हर में होती है, डिनोमिनेटर में होती है, वो दूसरी साइड जाके कहा मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो 2 और गुणा 22 है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहां से आर की वैल्यू निकाली। यस, अभी सब बच्चे बताएंगे, अभी आपको समझ में आया क्या? अभी सभी को समझ में आया क्या? सभी को आया? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपको सभी को समझ में आया ना, मैं आपको यहीं की यहीं बस छोटा सा वो दे देता हूं एग्जाम्पल, या एक और क्वेश्चन दे देता हूं कि ये 44 की जगह मान लो 66 होता, 66 होता, तो परिमाप बताइए कितना होता? अगर ये 44 की जगह 66 होता तो जल्दी से बताइए।
आप कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, इसको इसमें टाइम मिलेगा। अभी 44 था ना, मैंने बस 66 दिया, 66 दिया है। आप बस ये बताइए कि फिर कितना होता अगर ये 66 होता तो। 66 होता तो फिर क्या आता? पॉइंट में बता सकते हो आप, पॉइंट में आएगा। इतनी हिंट मैं दे देता हूँ, दशमलव में आएगा ये। और आप उसकी वैल्यू कमेंट में लिख के बताना है आपको। मैं इस पे इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि पिछला ये जो क्वेश्चन था, ये काफी बच्चे शायद कंफ्यूज हुए थे। अभी समझ में सबके आ गया, इसलिए मैंने हाथों हाथ एक और क्वेश्चन करा दिया है, ताकि अब और कंफ्यूजन होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। जब तक किसी भी क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उसको खुद से सॉल्व करोगे। इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन दिया है। अच्छा, किसी का नहीं आएगी अभी तक? ठीक है, आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व कर लो। हिंट मैंने दे ही दिए, देखो पॉइंट में आएगा आंसर, दशमलव में आएगा आंसर। लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स और वेट करते हैं, उसके बाद हम इसको भी डिस्कस करेंगे। 30 सेकेंड्स और वेट करते हैं, लास्ट 30 सेकेंड्स। अब जल्दी करना है आपको, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। अभी आपको इसका मेथड भी पता चल गया और आपको ये भी पता चल गया कि सॉल्व कैसे करना है। 30 सेकेंड्स है आपके पास, 25 सेकेंड्स बचे हैं अभी, 25 सेकेंड्स बचे हैं अभी। 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स हैं अभी आपके पास, 20 सेकेंड्स बचे हैं। 15 सेकेंड्स बचे हैं। 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकेंड्स बचे हैं आपको, 10 सेकेंड्स बचे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। अच्छा ठीक है, अभी भी अगर कुछ बच्चे लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अभी लगभग शायद फाइनल स्टेज में ही होगा आपका आंसर। 4 बच्चों ने आंसर दिया है, टीना, रमेश, खुशबू और रवि के नाम से जो बच्चा है। अनुरानी, अच्छा उनका भी आंसर आ गया है। आप आपने क्या लिखा है? आपने बहुत सारे वो लिखे हैं नंबर्स। 34, 6.5 सेंटीमीटर। मैं नहीं समझा, अनुरानी के नाम से जो भी बच्चा, आप अनम्यूट करके बताओगे आपने क्या लिखा है? आपने पहले लिखा है 10.5 सेंटीमीटर, उसके बाद लिखा है आपने 34, फिर लिखा है 6.5 सेंटीमीटर, शायद स्क्वायर लिखना चाहे आपने। आप बताओगे आपने क्या लिखा है ये? अच्छा, तब तक ऐसा कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अभी जितने बच्चों ने आंसर किया, अच्छा 10.5 या 21/2, 21/2, ये दोनों सही आंसर हैं, एक ही बात है दोनों का। देखिए, आपने, मुझे नहीं पता आपने कितना सॉल्व किया है। मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं कैसे करता कि ये पहले 44 था ना, बस इसकी जगह 66 हुआ है। इसका मतलब जो ये फाइनल आंसर यहां से निकाला है, उसमें मुझे क्या 44 की जगह बस 66 लिखना है। तो ये कैसे आएगा? आर बराबर हो जाता है 66 × 7/2 क्योंकि बाकी की चीजें तो सेम है ना, बस 44 की जगह 66 हुआ है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि 22 से फिर से कटेगा, पहले 44 कटा था 2 बार,
अब ये कटेगा 3 बार, तो 3/2 या 21/2 ऐसे भी लिख सकते हो। 7 से 7 या 21, 21/2। अब 21/2 को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये तो 10.5 सेंटीमीटर आएगा। आर क्या आएगा? 10.5 सेंटीमीटर। इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। हो सकता है आप शुरू से पहले ही स्टेप से इसको सॉल्व करने लग गए हो, वो भी सही है, लेकिन सिंस इतना तो हम सीख ही चुके हैं ना इन स्टेप्स को सॉल्व करना, और हमारी लास्ट स्टेप ये थी, तो यहां भी आप डायरेक्ट 44 की जगह 66 लिख सकते थे। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ यहां तक सभी को समझ में आया ना? यस और नो? यहां तक आया सभी को समझ में? अगर अब किसी भी क्वेश्चन में आपको परिमाप दे के रखा होगा तो आप उसकी त्रिज्या ज्ञात कर पाओगे, निकाल पाओगे ना उसका रेडियस, यदि पेरीमीटर दे रखा हो तो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आज का हम पहला टॉपिक, एक और करा दूं? सभी का वो है कि एक और करने का मन? हाँ रामदेवी बोलो। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो इसको। अच्छा एक्सप्लेन कर दो पूरे को क्या? यस सर। 44 से 66 से बताओ कौन से एक्सप्लेन करना है? 44 तो है। सर कोई से भी कर दो। कोई से भी कर दो, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। देखिए मैंने पूरा इसलिए अरेंज किया है ताकि मैं और अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकूं। यहां हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि वृत्त का जो परिमाप है वो 44 सेंटीमीटर है। तो आप लिख लीजिए इसको सिंपल। क्या दे रखा है हमें? वृत्त का परिमाप। और ये दे रखा है हमें 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये पता है कि वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2πr होता है, तो मैं वृत्त के परिमाप की जगह यहाँ 2πr लिख दूंगा और ये हो जाएगा 44 के बराबर। अच्छा, इसमें मुझे ये याद रहना चाहिए कि जो यहां मैंने r लिखा है वो इस वृत्त की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है, इस वृत्त की त्रिज्या को दर्शाता है। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है? त्रिज्या निकालनी है। इसका मतलब मुझे इस आर की वैल्यू निकालनी है यहां से कि इस आर की वैल्यू क्या है। जो आर की वैल्यू आएगी वही इस वृत्त की त्रिज्या होगी और वही इसका आंसर होगा। चलिए, अब पाई की जगह क्या किया है मैंने? पाई का मान 3.14 होता है और 22/7 होता है, तो मैंने यहाँ 22/7 लिखा क्योंकि जो 44 है वो 22 से आसानी से कैंसिल हो जाएगा, बस इसीलिए। ठीक है, आप अगर 3.14 लिखोगे तो आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा। जब आप उसकी कैलकुलेशन करोगे तो वो कठिन हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कब आपको 3.14 रखना है और कब वो 22/7 रखना है। चलिए, ये लिख दिया मैंने 44। अभी मैंने इसी स्टेप को दोबारा से लिख रहा हूं मैं। दोबारा से क्यों लिख रहा हूं? ताकि वो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस पूरे को अंश में है उसको एक साथ लिख लिया और हर में केवल 7 है, ये कर दिया मैंने 44 के बराबर। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना अलग अलग कर लेता हूं। अभी मैंने एक साथ बता दिया था, मैं पहले क्या करता हूं, यहाँ 7 को इधर लेके जाता हूं। तो इधर क्या रह जाएगा? 2 × 22 × r, और 7 को मैं उधर ले गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इधर जाके, क्योंकि यहाँ भाग में था। अगर इतना आ गया है आपका आंसर, 2 × 22 × r बराबर 44 × 7, तो इसको मैं अभी इधर लिख रहा हूं एक स्टेप। अब यहां से मुझे यदि r निकालना है तो 2 × 22 को मुझे दूसरी साइड ले जाना है, 2 × 22 को मुझे इस साइड ले जाना है। अब इस साइड जाके वो डिवाइड में आ जाएगा, इसका मतलब r बराबर हो जाएगा 44 × 7 जो है वो तो एज इट इज ही रहेगा, अपॉन में आ जाएगा 2 × 22। यहां तक आया रामदेवी आपके समझ में? यस सर आ गया। आ गया ना? अब तो फिर पूरा आ गया होगा। मैं फाइनल आंसर नहीं निकाल रहा, ठीक है? अब तो बस आपको कैंसिल करना है। यस सर निकाल लिया आपने फाइनल आंसर। हाँ ठीक है, अब तो ये सभी के समझ में आ गया होगा, मैंने इसलिए काफी एक्सप्लेन किया भी है। चलिए, तो इसका अच्छा फिर से अभी आपको शायद मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, आप बस एक कुछ सेकंड्स वेट करना है। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख जाएगी, बस कुछ सेकंड्स वेट करना। हाँ, अभी सभी को शायद मेरी स्क्रीन दिखने लग गई होगी। चलिए, तो यहां से हमने ये निकाल लिया कि यहां से जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, उसका मान आया है 7, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
चलिए अब देखिए, हमने वृत्त का परिमाप तो कल ही सीख लिया था और उसमें जो क्वेश्चन है वो हमने आज भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब वृत्त का परिमाप हो गया, अब हम वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इसका फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है, वो सब अब हम सीखेंगे। सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। सॉरी, हाँ, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। तो क्षेत्रफल आप किसी भी चीज का लो, वृत्त का लो, वर्ग का लो, त्रिभुज का लो, किसी भी चीज का लो, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि यदि उस आकृति को आप अपने पेज पर बनाओ, कॉपी पर बनाओ, तो वह कॉपी पर कितना स्थान घेरेगी। ठीक है, दैनिक जीवन में भी किसी भी उसके क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि वह चीज जिसका भी आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो वह कितना स्थान घेर रही है, उसका मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरह वृत्त का मतलब क्या है। मान लो एक वृत्त है हमारे पास जिसकी त्रिज्या r है और केंद्र O है। यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल का मतलब है कि यह इस पेज पर कितना स्थान घेर रहा है। तो इस अंदर वाले स्थान को घेर रहा है, इसका मतलब ये जो अंदर वाला स्थान का जो मैं मापूंगा, इसको जो मैं मेजर करूंगा, वही इसका क्या निकलेगा, वही क्षेत्रफल निकलेगा, वही एरिया कहलाएगा इसका। ठीक है, ये समझ में आया। एरिया का मतलब क्या होता है कि वह आकृति कितनी जगह ले रही है, कितना एरिया कवर कर रही है या फिर कितना स्थान घेर रही है, यही उसके क्षेत्रफल का मतलब है। ठीक है, चलिए अगर आपको ये समझ में आया है तो ये तो हो गया क्षेत्रफल का मतलब। अगर इसके हम फॉर्मूला की बात करें, सूत्र की बात करें, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, आर वृत्त की त्रिज्या है या रेडियस है। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले वैसे आपको याद भी होंगे कि जो परिमाप हम पढ़ चुके हैं, वृत्त की बात कर रहा हूं मैं, वृत्त का परिमाप या पेरीमीटर तो होता है 2 पाई आर, और जो क्षेत्रफल है या एरिया है वह होता है पाई आर स्क्वायर। और ये दोनों फॉर्मूले आपको बड़ी क्लासेज में भी काम आएंगे, ऐसा नहीं कि केवल इसी क्लास में काम आएंगे, बड़ी क्लासेज में भी काम आएंगे, इसलिए ये आपको डायरेक्ट याद भी रखने। हाँ जी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है, पाई की वैल्यू वही है 22/7 रख लो या फिर 3.14। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें आर की वैल्यू क्या दी गई है, उस तरह से हम पाई की वैल्यू रख लेंगे। 22/7 रखनी है 3.14, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलिए एक मैं इसका छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूं। मान लो आपको आर दे रखा है 7, आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसकी क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। किसी भी वृत्त यदि उसका आर यानी कि रेडियस या त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की जगह क्या रख रहे हैं हम, 22/7, और आर कितना दे रखा है 7। मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं ये बस, और आर 2 बार है ना, आर स्क्वायर है तो इसका 2 बार गुणा होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 22 × 7 कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 22 × 7 22 × 7, 22 कितने होते हैं, 22 × 7 कितना होता है, 22 × 7 कितना होता है, जल्दी से बताइए। इतना ये कठिन लग रहा है क्या। हाँ जी, 154, 154, बिल्कुल सही बात है, 154, 154। चलिए अच्छा, अब इसका कोई वो बता सकता है कि अगर ये सेंटीमीटर है तो ये क्या आएगा, 104, इसकी यूनिट इकाई बताएगा, इसका मात्रक, इकाई, यूनिट कुछ भी बताएगा क्या होगा क्षेत्रफल का, कोई बता सकता है क्या। बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी हम यूनिट्स पे बात भी कर लेते हैं। ये सभी को समझ में आ गया ना, ये बताइए अगर किसी की भी रेडियस दे रखी हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, पता चल गया। त्रिज्या दे रखी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पता चल गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब पहले ना थोड़ी सी बात यूनिट्स की कर लेते हैं, इकाइयों की ओर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक नया पेज लेता हूं। देखिए जो परिमाप होता है ना, अगर आप परिमाप में देखोगे तो परिमाप क्या होता है, कुछ लंबाइयों का बस जोड़ होता है। अब किसी भी उसको ले लीजिए, परिमाप एक तरह से एक लंबाई तो होती है। कैसे भी किसी भी आकृति के चारों साइड की जो लंबाई है वह परिमाप कहलाती है। तो इसका जो मात्रक है, इसका जो यूनिट होती है वो या तो सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर इस तरह से होती है। इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सिंपल
बहुत सारी उनका किसका, बहुत सारी लंबाइयों का योग होता है, बहुत सारी लंबाइयों का योग होता है। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं, ठीक है, तो क्षेत्रफल में ज्यादातर, क्षेत्रफल में होता क्या है कि किसी भी इकाई जो होती है, यूनिट होती है, उसका स्क्वायर आता है हमेशा यूनिट में। अब वह क्यों आता है वो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए, आप किसी भी चीज के क्षेत्रफल की बात कर लीजिए, वहां ना दो लंबाइयों का गुणनफल होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है दो लेंथ का। ठीक है, अगर एक लेंथ एल है, मान लो एक लेंथ एल है और दूसरी भी एल होगी, तो इसकी यूनिट मान लो सेंटीमीटर है और इसकी भी यूनिट मान लो सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं ना, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है, ये भी क्या हो जाती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि यहां क्या करते हैं, हम दोनों लंबाइयों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे स्क्वायर नहीं होता, जोड़ने पे तो जो यूनिट है वो एज इट इज रहती है। लेकिन क्षेत्रफल में क्या होता है, ज्यादातर क्षेत्रफल में दो लंबाइयों का गुणा होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप देख भी सकते हो, उदाहरण के लिए कैसे, जैसे यदि मैं इसी की बात करूं तो इसमें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, आर का दो बार गुणा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पाई गुणा आर। अब पाई तो एक संख्या है, तो इसको तो भले ही छोड़ भी सकते हो, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, पाई तो एक संख्या ही तो है। तो यहां फिर बचा क्या, यहां ये आर बचा है जो कि एक लंबाई होती है, और ये आर बचा है, मतलब दो लंबाइयों का गुणा हो रहा है, इसलिए जो क्षेत्रफल का यूनिट होती है उसमें स्क्वायर आता है। ये तो मैंने वृत्त की बात की। ठीक है, इसी तरह यदि मैं आयत की भी बात करूं, किसी के भी क्षेत्रफल की बात कर लीजिए, यदि मैं आयत या फिर रेक्टेंगल की बात करूं, तो उसमें क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि एल इंटू बी। तो यहां देखें, एल जो है, यहां से यदि हम देखें तो जो एल है वो भी एक लंबाई है, और जो चौड़ाई है वो भी तो एक लंबाई होती है ना एक तरह से, उसको भी तो मापते ही है। तो मान लो ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, और दोनों का गुणा हो रहा है, इसलिए ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए जो क्षेत्रफल की इकाई होती है उसमें स्क्वायर आता है, हमेशा याद रखोगे ना, परिमाप में स्क्वायर नहीं आता, लेकिन क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है, याद रखोगे हमेशा। ये मैंने बस इसलिए बताया ताकि आपको मान लो आगे जाके कभी भूल भी जाओ कि हमें इसमें स्क्वायर लगाना है या नहीं लगाना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए कि यदि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर आएगा ही आएगा। और अगर परिमाप निकाल रहे हैं तो परिमाप तो एक तरह से लंबाई होती है, और लंबाई तो नॉर्मल सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में होती है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही आयतन भी होता है, लेकिन जैसे ही आयतन आएगा हम उसकी तब बात करेंगे। अभी हमने आयतन की बात नहीं की, वॉल्यूम की बात नहीं की है। ठीक है, अभी हमने केवल पेरीमीटर और एरिया, यानी कि आपने पूछा है कि अगर 1 मीटर हो तो 1 सेंटीमीटर हो तो क्या, अच्छा आप ये कह रहे हो कि अगर लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो, यही कहना चाह रहे हो ना, या कुछ और कहना चाह रहे हो? टीना आप अनम्यूट करके बोलोगे प्लीज। देखो आपने, और 1 सेंटीमीटर हो, हाँ यही कह रहे हो ना आप, मान लो अगर एक लंबाई हो जाए, सेंटीमीटर में हो और 1 मीटर में हो तो क्या आएगा? सॉरी सॉरी, हाँ दोबारा से बोलो, जब आप बोल ही रहे हो मैं मिस कर गया, हाँ। अगर 1 मीटर में हो और दूसरा सेंटीमीटर में हो तो क्या आएगा? बढ़िया, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यदि 1 मीटर में हो और 1 सेंटीमीटर में हो, सॉरी, हाँ। देखिए, ये आपको ना हमेशा याद रखना है, चाहे आप परिमाप निकाल रहे हो चाहे आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, जिन भी चीजों का आप गुणा कर रहे हो या जोड़ रहे हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। मान लो एक तो है 1 मीटर और एक है 1 सेंटीमीटर, और आप इन दोनों का डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, बिल्कुल। पहले या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। तो आप आयत का या किसी भी चीज का परिमाप या क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हो, या दो लंबाइयों का गुणा या जोड़ तभी कर सकते हो तब जब दोनों की यूनिट सेम होगी। अगर दोनों की यूनिट अलग अलग है तो डायरेक्ट गुणा आप नहीं कर सकते, ये आपको हमेशा याद रखना है। किसी भी आकृति के लिए हो, गणित का ये इंपॉर्टेंट रूल है कि आप गुणा तभी कर सकते हो जब आपका उसकी यूनिट सेम हो। देखिए, इसका सिंपल से फंडा ये ऐसे समझ लो ना कि एक व्यक्ति के पास एक पर्सन है, हाँ, एक पर्सन है जिसके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और उसके पास क्या है, 100 पैसे भी हैं।
ठीक है, तो क्या आप इनको डायरेक्ट जोड़ के 200 कह दोगे क्या? क्या ये डायरेक्ट 200 रुपये हो जाएंगे या 200 पैसे हो जाएंगे? नहीं ना। हाँ नहीं कह सकते ना। हाँ इसका सिंपल सा क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट तो है रुपए और इसकी है पैसे, तो पहले इन दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। यानी कि अगर इन पैसों की बात करूं तो ये 1 रुपए के बराबर है। ठीक है, अच्छा मैं पहले इसको यहां लिख देता हूं अलग से। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना, 1 रुपए के बराबर है। अब क्या हुआ है, अब दोनों की यूनिट सेम हो गई है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये 100 और 1, अब उसके पास 101 रुपए हैं। 101 रुपए हैं, तभी मैं इनको जोड़ सकता हूं। तो आप कभी भी किन्हीं चीजों का गुणा या जोड़ तभी कर सकते हो जब उनकी यूनिट सेम हो। इसी तरह से आपका किसी के क्षेत्रफल और परिमाप में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, ये आया समझ में? ये तो ऐसा नहीं है केवल इस चैप्टर के लिए लागू होगा, ये पूरी गणित के लिए लागू होगा, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है। हाँ जी, आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अच्छा ये क्वेश्चन वैसे कर लिया था, इसका आंसर देगा कोई? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 अगर आपको याद हो तो आंसर कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। पोल में दे दीजिए आप, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। कमेंट में कोई नहीं लिखेगा, सभी पोल में आंसर करेंगे। अभी अभी किया मैंने, अच्छा मुझे नहीं पता था सेम क्वेश्चन आगे आने वाला है, मैंने इसी का एग्जांपल लेके बताया था। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, मतलब 5 6 बच्चों ने आंसर किया, मतलब आपको तो डायरेक्ट याद था। बाकी के बच्चे आंसर करेंगे, बाकी के बच्चे भी आंसर करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। 10 सेकंड्स और वेट करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम इसलिए नहीं कर रहे, अभी अभी किया है हमने सॉल्व। 10 सेकंड्स और है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स और है। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए हाँ जी, बी होगा, इसको में तो ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई गुणा आर, दोनों का मतलब एक ही है, जैसे भी आप लिखना चाहो। आर कितना है अब यहाँ, रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, तो चलिए इसकी जगह लिख दो, पाई की जगह लिख दिया हमने 22/7 गुणा 7 की जगह, सॉरी आर की जगह 7 और यहां भी आर की जगह 7, तो ये इस 7 से ये 7 कट जाएगा। 22 × 7 जब आप करोगे तो ये अभी हमने निकाला भी था 154, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है आपको, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहां सेंटीमीटर है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बी है, इसका तो सही हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा ये भी सेम ऐसा ही है, जैसे अगर हमने सबसे पहला क्वेश्चन परिमाप का किया था ना, तो वहां हमने परिमाप का फॉर्मूला लगाया था। यहां हमें क्षेत्रफल दे रखा है, ध्यान रखने में हिंट दे देता हूं थोड़ी सी। यहां इस क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल दे रखा है 64 पाई है, और आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि उसकी त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन के हिसाब से 64 पाई है, आपके हिसाब से क्या होगा, दोनों को बराबर कर दीजिए, आपकी त्रिज्या निकल आएगी। जैसे अभी हमने परिधि वाला किया था ना, उसमें परिधि दे रखी थी सबसे पहले क्वेश्चन में, तो हमने परिधि का फॉर्मूला लगाया था 2πr और उसको बराबर रखा था जितनी भी परिधि क्वेश्चन में दे रखी थी। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमें पता है उसको बराबर कीजिए जो कि क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है, उसके हिसाब से तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 6:12 हुए हैं, 6:14 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। 2 मिनट हैं, और 2 मिनट में तो ये आसानी से सॉल्व हो भी जाएगा। 2 मिनट हैं।
आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, एक बच्चे ने आंसर कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जिस भी बच्चे ने अभी आंसर किया कमेंट में अपना नाम लिखोगे आप? दो बच्चों ने आंसर किया है, कमेंट में नाम लिखोगे जिसने भी आंसर किया है अभी? किसने आंसर किया है अभी? कमेंट में नाम लिखना है, केवल आंसर नहीं करना कमेंट में, केवल नाम लिखना है आपको। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर से इस टाइम, अच्छा, तो मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो शायद वो आपको कठिन लगते हैं, शायद कठिन लगते हैं, तभी परिधि वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी काफी कठिनाई हुई थी, सेम जो क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है उसमें भी कठिनाई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोग सभी इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओ। हाँ जी, समझ गया, बिल्कुल। ठीक है, 6:15 हो चुके हैं, काफी टाइम हो चुका है। लास्ट के 15 सेकंड्स और वेट करते हैं, जिसको आंसर करना है वो आंसर कर सकता है। 15 सेकंड्स और है आपके पास। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में थोड़ी मुश्किल होती है ना, कोई बात नहीं। फिर ऐसा करते हैं, देखिए आज की क्लास तो हो ही जाएगी अभी थोड़ी देर बाद, अगली क्लास में हम काफी क्वेश्चंस का ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है, अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा शायद आपके समझ में आएगा। यस, ठीक है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको 6 बच्चों ने आंसर दिया था, तो मैं ऐसे ही रैंडम पूछ लेता हूं कि किसी भी बच्चे, कोई बच्चा बताएगा कि कैसे सॉल्व किया है? कोई भी एक बच्चा बताएगा? अनम्यूट करके बताना है आपको कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, ठीक है, मैं नाम लेके पूछता हूं कि आपको क्या लगता है, जो भी आपको जैसा भी लगता है, सही गलत बाद में देख लेंगे, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है ना आप उस तरह से इसमें बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले निखिल राजपूत के नाम से जो बच्चा है, आप बताओगे कि इसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या करना चाहिए हमें, मैं उस तरह से सॉल्व करते हैं हम इसको। निखिल राजपूत के नाम से जो बच्चा है, अच्छा, इसमें ये नहीं कि आपको सही बताना है, गलत बता दिया तो कौन क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस आप बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप किस तरह से सॉल्व करते हो, फिर मैं उसी तरह से समझा पाऊंगा ना। हाँ जी, निखिल राजपूत के नाम से जो बच्चा है, आप बताओगे? सर गुना करके। गुणा कैसे? हाँ, देखिए जैसे इसमें दे रखा है क्षेत्रफल 64 पाई है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, आप ये बता सकते हो क्या? गुणा किस किस का करना है, आप ये बताइए। अगर आपको कुछ भी आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मना कर दीजिए कि सब नहीं आ रहा, समझ में चलेगा। अच्छा, ठीक है, अगले बच्चे से पूछते हैं। हाँ, राम देवी, आप बताइए आपको कितना समझ में आ रहा है इसमें से? राम देवी के नाम से जो बच्चा है ना, आप बता सकते हो? हाँ, सर इसमें थोड़ा सा सर कंफ्यूजन है। नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं आ रहा मतलब इसमें आगे क्या करना है हमें, यही ना? यस सर, बस यही तक आया, 22 + 7 × 64 करके। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसके अगले स्टेप क्या आएगी ये बताओ ना, सही बता रहे हो आप? सर इनको काट के फिर जो आंसर आएगा वही इसकी त्रिज्या होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वो आपको सॉल्व नहीं हुआ आगे, ठीक है, कुछ और बच्चों से पूछ लेते हैं। और कौन है? रवि नायर के नाम से जो बच्चा है, आप बताओगे कि इसके बाद में क्या लिखूं? रवि नायर के नाम से जो बच्चा है, आप बताओगे? अच्छा, अगर नहीं आ रहा है तो मना कर देना, सर नहीं आया समझ में, बस इतना। नहीं आया कोई बात नहीं,
शिवानी के नाम से जो बच्चा, शिवानी राजेंद्र, राजेंद्र करके, नहीं आया, कोई बात नहीं। और कोई है जो बताएगा? खुशबू, हाँ खुशबू आप बताओगे? खुशबू आप बताओगे क्या? नहीं, कोई बात नहीं। अनु रानी के नाम से जो बच्चा है, आप बताओगे कि इसके बाद में क्या करूं? अनु रानी के नाम से जो बच्चा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप कुछ बोल रहे हो। आपने अनम्यूट तो किया है। हाफ समझ में है तो हाफ बता देते, आप कोई बात नहीं। अनु रानी के नाम से जो बच्चा, आप अनम्यूट तो किया था लेकिन आपकी आवाज नहीं आई, आप दोबारा ट्राई करोगे बोलने का? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूं इसको सॉल्व। ठीक है, मैं कर देता हूं। देखिए, कोई बात नहीं, जिसको समझ में आया है उसकी भी कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया है तो वो भी समझेगा। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं करना होता। आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ था कि जो क्षेत्रफल है वो है 64 पाई। इसके बाद मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। सेम मेरे साथ था, मुझे भी नहीं पता था कि इसके बाद क्या करना है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए, अब हम जानते क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? कोई फॉर्मूला जानते हैं क्या? हम, कोई बताएगा? अनम्यूट करके बता दीजिए कि वृत्त के क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला जानते हैं क्या? पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। हाँ ठीक है, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस इसकी जगह लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल की जगह। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और ये कितना है? ये दे रखा है 64 पाई के बराबर। इतना इतना सभी को आ रहा है समझ में? यस और नो? इतना सभी को आ रहा है समझ में? यस और नो? यस ना? बहुत बढ़िया। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है ना, देखिए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं इसके साथ साथ, बहुत ही सिंपल सा। अगर मैं लिखूं यहां आर गुणा 3 बराबर 2 गुणा 3, तो यहां से आर की वैल्यू बता सकते हो कितनी आएगी? ये तो मैंने ऐसे ही पूछा है, इससे संबंधित नहीं है वैसे ये, बस आप बता दीजिए आर की वैल्यू कितनी आएगी, बता सकते हो क्या? कमेंट में लिख के बताइए। बिल्कुल, आर की वैल्यू क्या आएगी? 2। बिल्कुल सही बात है। कैसे आएगी? ये ऐसे ही तो हुआ ना, 3 से 3 कैंसिल हुआ होगा और आर की वैल्यू बची होगी 3। ऐसे ही हुआ। यस और नो कि 3 से 3 कैंसिल हुआ था, क्योंकि दोनों गुणा में थे, यहां भी गुणा में था 3 और यहां भी गुणा में था, ऐसे हुआ ना। तो क्या मैं इसी तरह से, जैसे यहाँ 3 कैंसिल किया, इसी तरह से क्या मैं ये पाई से पाई कैंसिल कर सकता हूं क्या? अभी मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी है, बिल्कुल नहीं रखी, बस मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं पाई से पाई कैंसिल कर सकता हूं क्या? बस, तो फिर अगर आपने पाई से पाई कैंसिल कर दिया तो फिर तो ये बहुत ही आसान हो गया, आर स्क्वायर बच गया हमारा 64। अगर आर स्क्वायर 64 है, लेकिन ये तो आर का स्क्वायर है ना, तो आर बता सकते हो क्या? ये सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट आ गया, यदि आपको याद होगा पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था हमने, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था ना, कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि कर्ण का स्क्वायर हमें पता है तो कर्ण कैसे निकालते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। अगर आर स्क्वायर 64 है तो आर बता सकता है कि कोई? कैसे आएगा? बता सकता है आर? आर बता सकते हो क्या? ओके, 32। ठीक है, और कोई बताएगा? ओके, और कोई? ओके, और कोई बताएगा? आर क्या आएगा? 3 बच्चों ने बताया है, 4 ने, और 5, 6। नहीं टीना, आपने तो, अच्छा अभी आपने सही किया है, आपने पहले दे दिया था। रामदेवी 7, रवि 8। ओके, और कोई? 8 बच्चों ने बताया। निखिल 9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा अब समझ में आ गया। अच्छा, अभी दोबारा जो टाइप कर रहे हैं ना, वो एकदम सही टाइप कर रहे हैं, पता नहीं कैसे। अरे देखिए, देखो देखो, हाँ ठीक है, अभी सभी समझेंगे। ये आपको ना हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी चीज का स्क्वायर, मान लो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यदि आपको 9 दे रखा है तो ए का मान 9/2 नहीं होता। ये आपको हमेशा याद रखना है, ए का मान 9/2 नहीं होता। तो 9/2 कब होगा? जब हमें ये 2a बराबर 9 देगा। अगर मुझे ये 2a बराबर 9 देता ना,
तो a का मान 9/2 लिख सकता था मैं, लेकिन ये तो a स्क्वायर है। अब a स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और यहां से इसको इरेज कर देता हूं। अगर a स्क्वायर 9 है ना, तो इसका मतलब ये है कि a को मैं एक तो ये लिख सकता हूं √9। क्यों? क्योंकि यहां से स्क्वायर हटाया तो इधर दूसरी साइड अंडर रूट आ जाता है। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। यही हमने पाइथागोरस प्रमेय में भी पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ा था। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा √64। और √64 की कुछ वैल्यू होती है क्या? √64 की कुछ वैल्यू होती है क्या? कमेंट में कोई बताएगा? √64 की कुछ वैल्यू होती है क्या? हाँ, वो लिख के बतानी, क्या कितनी होती है? अच्छा, सभी बच्चे बताएंगे, जिस जिसको पता है वो सभी बताएगा √64 क्या होता है। बिल्कुल 8 होता है। √64 क्या होता है? 8। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आर है ना तो त्रिज्या सेंटीमीटर में होगी, तो आर हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आर क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैं ना इसको स्टेप का नाम दे रहा हूं। ये है स्टेप नंबर 1, ये है स्टेप नंबर 2, ये है स्टेप नंबर 3 और ये है स्टेप नंबर 4। अब सभी को लिख के ये बताना है कि आपको कौन सी स्टेप में सबसे ज्यादा समस्या आई। सभी बच्चे बताएंगे। एक से ज्यादा स्टेप भी बता सकते हो, एक से ज्यादा स्टेप भी बता सकते हो। मान लो मुझे पहली और तीसरी में समस्या आई होती तो मैं लिखता 1 3 मतलब 13। तो इस तरह से आप और भी ज्यादा बता सकते हो। मान लो मुझे पहली दूसरी तीसरी में आती तो मैं कमेंट में लिखता 1 2 3। तो सभी बच्चे ये बताएंगे कि आपको कौन सी स्टेप में सबसे ज्यादा समस्या आई। सभी बच्चे बताएंगे, दो नहीं बताया अभी। अच्छा, मैं पूछ क्यों रहा हूं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे कौन सी स्टेप और अच्छी तरह से समझानी है, कौन सी स्टेप और अच्छी तरह से समझानी है। अच्छा, सभी को सेकंड स्टेप में आई क्या? सभी को सेकंड स्टेप में समस्या आई है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप यहां तक सभी पहुंच गए थे क्या? R² 64 सभी का आ गया था, यस और नो? R² 64 सभी का आ गया था क्या? अच्छा, टीना बोल रही 1 में, कोई बात नहीं, अभी 1 तो बहुत ही आसान हो गई। फिर बस आप फॉर्मूला लिखिए और क्या दे रखा है वो बराबर लिखिए। R² = 64 सभी का आ गया था, मतलब यही है ना? ठीक है। अच्छा, इसको ना मैं तुम आपको दूसरी तरह से समझा देता हूं, इसको मैं दूसरी तरह से समझा देता हूं। बस इसका एक और वो तरीका है। इसको देखिए, मैं यहाँ एक 8 आंसर भी आया था, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, मैं यहाँ कुछ चीजें लिख रहा हूं। मान लो a = 2 हो, तो आप ये बता सकते हो a² बराबर कितना होगा? आप ये बता सकते हो a² बराबर कितना होगा? जल्दी से बताते जाइए, ये बहुत आसान पूछ रहा हूं मैं चीजें, ये बहुत ही आसान चीज पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए। अगर a = 2 है तो a² कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे, देखो इसमें तो हाँ जी, a² होगा 2 × 2, उसी संख्या का 4 मतलब। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है, अब मैं अगला पूछ रहा हूं। अगर a = 3 है तो a² बराबर कितना होगा? अगर a = 3 है तो a² बराबर कितना होगा? बिल्कुल 3 × 3, ये हो गया 9। ठीक है, ये हो गया 9, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मैं एक ही जगह लिख देता हूं b। अगर b = 5 है तो b² कितना होगा? बता सकता है कोई? अगर b = 5 है तो b² कितना होगा? 25, बिल्कुल सही बात है। 5 × 5 यानी कि 25। ठीक है, इसी तरह अब मैं r बराबर कुछ भी संख्या ले लो, यहाँ r अगर 7 है तो r² कितना होगा? अगर r 7 है तो r² कितना होगा? 7 × 7, बिल्कुल 49। ठीक है, इसी तरह मान लो r = 8 है तो r² कितना होगा? अगर r 8 है तो r² कितना होगा? 64, 8 × 8, ये हो गया 64। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने समझाया क्यों? चलिए, अब ये मैंने समझाया क्यों वो आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए, जब आपको ये डायरेक्ट पता होता है a b r, ये अगर डायरेक्ट पता होता है तो आप इसका स्क्वायर तो आसानी से निकाल पाते हो। ठीक है, क्योंकि बस उसका गुणा करना है। लेकिन इसका ना उल्टा सोचा करो हमेशा,
कि यदि स्क्वायर दे रखा है जो कि 4 था मान लो, तो 4 कैसे आया होगा, कौन कौन सी संख्या को 2 बार गुणा किया गया होगा कि 4 आया होगा। तो आपका अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा कि 2 का 2 बार गुणा किया होगा। इसका मतलब यहां से a का मान 2 आ गया। मैं उल्टा सोचने के लिए सोच रहा हूं। मान लो आपको दे रखा है कि a स्क्वायर बराबर 9 है, तो इसका उल्टा सोच के देखा करो कि यहां से अगर a निकालना है आपको तो a कैसे निकलेगा कि 9 कब आया होगा, कौन कौन सी संख्या का 2 बार गुणा किया गया होगा, कौन सी संख्या का 2 बार गुणा किया गया होगा कि 9 आया होगा। तो मुझे तुरंत ध्यान आ गया कि 3 का यदि मैं 2 बार गुणा करूं तो 9 आया होगा। इसका मतलब यहां से a का मान हो जाएगा 3। मैं उल्टा सोचने के लिए बोल रहा हूं। मान लो आपको ये नहीं दे रखा, मैं उस केस के लिए बता रहा हूं, ठीक है, और आपको केवल यही दे रखे हैं, ये सारी चीजें दे रखी हैं। इसी तरह से मैं मान लो आर स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको 49, तो आपको ये सोचना है कि 49 कैसे आया होगा, कौन कौन सी संख्या का 2 बार गुणा करने पाया होगा। तो कौन सी संख्या पर, 7 का, बिल्कुल। तो आर बराबर होगा 7, क्योंकि आर स्क्वायर 49 कब होगा, जब आर बराबर 7 होगा ना, तभी तो इसका बस उल्टा सोचना है। इसी तरह से आर स्क्वायर 64 है, तो कौन कौन सी संख्या का गुणा किया गया होगा कि 64 आया। दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए, तो वो 8 ही हो सकती है। इसका मतलब आर बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। उस केस में बता रहा हूं, पिछले केस में, अदरवाइज 8 ही होगा यहाँ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है ये। मैंने क्यों बताया पता है, जहां भी आपको क्षेत्रफल निकालना होगा ना, वहां हमेशा आर स्क्वायर आएगा, और वो आपको हमेशा वो निकालना ही पड़ेगा। यस। अच्छा, इसका ना मैं पूरा मेथड बता देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, मान लो आपको आर स्क्वायर दे रखा है 49, ठीक है, तो जो आर होता है वो होता है अंडर रूट 49। ये तो सबको पता होगा, अगर मैं इस पर से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये अंडर रूट 49 आ जाएगा है। अब अंडर रूट 49 की वैल्यू 7 होती है। वो कैसे होती है कि मैं 49 के गुणनखंड करता हूं। मैं सबसे पहले इसका गुणनखंड किया, सबसे पहले मैं 2 से भाग देता हूं। क्या 2 से भाग जा सकता है? नहीं। 3 से जा सकता है? नहीं। 4 से जा सकता है? बिल्कुल नहीं। 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, लेकिन 7 से इसमें भाग जा सकता है। तो सबसे पहले मैं 7 से दूंगा। 7 से 7 बार, और 7 भी फिर से 1 बार। इसका मतलब 49 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 7। 49 को लिख सकता हूं मैं 7 गुणा 7। तो यहां से आर लिख दिया मैंने अंडर रूट 49 की जगह 7 गुणा 7। अब इसमें अंडर रूट में से बाहर कैसे आती है चीजें? जोड़े में आती हैं। मतलब आप जोड़ा बनाइए समान संख्याओं का, और जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। यह 7 7 का जोड़ा बना है, तो एक संख्या बाहर आ जाएगी, मतलब आर हो जाएगा 7। ठीक है, आर हो जाएगा 7। इसी तरह से मैं एक और उदाहरण लेके बताता हूं। मान लो आर स्क्वायर बराबर दे रखा हो आपको 3। अब आपको ये समझ में आएगा कि 3 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं आर लिखूंगा ना, तो आर बस इतना ही लिखा रह जाएगा, आर हो जाएगा अंडर रूट 3, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये मैं थोड़ा सा अलग जाके बता रहा हूँ। ये आपके अलजेब्रा मतलब पहले या दूसरे चैप्टर की चीजें हैं, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि यदि आर स्क्वायर 3 दे रखा है तो आर मतलब अंडर रूट 3 ही रह जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एक और बात, लास्ट और चीज बता देता हूं। मान लो आपको आर स्क्वायर दे रखा हो 12, तो फिर आर क्या होगा? देखिए, आर आप में से काफी बच्चे बोलेंगे अंडर रूट 12 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 12 के तो मैं गुणनखंड कर सकता हूं ना। 12 के सबसे पहले मैंने गुणनखंड किया 2 का, 2 छक्की 12, फिर 2 से किया 2 तिया 6, फिर 3 से ये 1, मतलब मैं 12 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3, इन तीनों को गुणा करके ये 12 आ गया। इसका मतलब क्या है कि मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं आर बराबर अंडर रूट 2 गुणा 3। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं। अब मुझे अंडर रूट से बाहर लानी है तो जोड़े में होनी चाहिए। तो एक जोड़ा तो मुझे मिल गया 2 और 2 का, लेकिन 3 के साथ मैंने देखा कि 3 का कोई भी जोड़ा नहीं है, तो 3 को अंडर रूट के अंदर ही रहने दो, स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने दो। तो इसका मतलब ये अगर जोड़ा है तो ये तो बाहर आ गया 2, तो आर तो 2 तो बाहर आ गया और 3 इसके अंदर ही रह गया। इसका मतलब आर हो जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, अगर आर स्क्वायर 12 है, आर स्क्वायर 12 है, तो आर का मान आ गया 2 रूट 3। आया समझ में? यस और नो? यस और नो सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया? आया, बहुत बढ़िया। चलिए अब होमवर्क यहीं से लिख लीजिए। आज मैं अलग से होमवर्क नहीं दे रहा हूं, जल्दी से
अगर आपका आर स्क्वायर दे रखा है 24, तो यहां से आर की वैल्यू बतानी है। अपनी कॉपी में लिख लीजिए होमवर्क। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि होमवर्क में ये इसलिए दे रहा हूं ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। एक तो ये हो गया आर स्क्वायर यदि 24 हो, ठीक है। 1 मिनट रुकना, मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं। 3 क्वेश्चन दूंगा, बस 3 क्वेश्चन, ठीक है। एक आर स्क्वायर बराबर अगर 128 हो तो आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक अगर ये ए स्क्वायर बराबर सॉरी 162 हो, 162 हो, तो ए की वैल्यू क्या होगी। ये 3 चीजें बस आपके होमवर्क में हैं। और ये पता है, डिस्कस मत करना किसी से, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि इसमें गलत और सही के किसी को नंबर तो मिलेंगे नहीं। आप ये तीनों क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना, और जब अगली क्लास होगी ना, हम इनको तीनों क्वेश्चंस को सबसे पहले इनको डिस्कस करेंगे। ये होमवर्क पक्का डिस्कस होगा और आपसे पूछा भी जाएगा कि आपने किया या नहीं, ठीक है। ओके, हाँ जी, क्लास बस यहीं तक थी, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय।